नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 2026 नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जो देवभूमि के प्रति लोगों की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सेवाओं को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर यात्रा अनुभव मिले। धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पर्यटक, व्यापार और स्थानीय रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने यात्रा से जुड़े सभी विभागों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से चारधाम यात्रा लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। चारधाम यात्रा के पहले चरण की यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में ये संख्या काफी अधिक है। और संख्या अधिक होने के कारण से कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन के लोगों को, मंदिर समिति के लोगों को, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन सब मिला के सबने बड़ा अच्छा काम किया। उसके कारण से यात्रा व्यवस्थित भी रही, सुचारू रूप से चली है और एक अच्छा उत्साहजनक माहौल भी तैयार हुआ है। क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूंकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। चारधाम यात्रा के पहले चरण की यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं और पिछले वर्षों की तुलना। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस संगठन उनके दौरे को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुट गया है। इसके लिए पार्टी ने विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया और विभिन्न नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी संगठन कार्यक्रम की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रही है ताकि ये दौरा सफल और प्रभावी बनाया जा सके। तो वहीं देहरादून में सीएनजी उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है। मंगलवार देर रात सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू होने के बाद अब देहरादून में सीएनजी 99 रुपये प्रति किलो के भाव से पर उपलब्ध है। सीएनजी की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर शहर के हजारों वाहन चालकों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा संचालकों पर पड़ेगा। रोजाना सीएनजी का उपयोग करने वाले लोगों को अब ईंधन पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना होगा। परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन लागत उनके संचालन खर्च को प्रभावित कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीएनजी के दाम बढ़ने से सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई सेवाएं लगातार लागत पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि अभी किरायों में किसी बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई है। सीएनजी उपभोक्ताओं को अब नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा, जिससे आम लोगों के मानसिक बजट पर असर ना पड़े। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न से जुड़े एक मामले ने प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। एक महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गदरपुर थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया था और इसके बाद उसकी शादी कराई गई। महिला का आरोप है कि विवाह के बाद उसे ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित किया गया, साथ ही उसके परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। मामले की गंभीरता को लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर एक जांच समिति का गठन किया गया। प्रशासन का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा जबरन
अथवा अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने, दबाव बनाने या उत्पीड़न किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासनिक टीम द्वारा साक्ष्य और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमेटी गठित की गई है। क्षेत्रांतर्गत लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि प्रलोभन या दबाव पूर्वक कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और एक गिरोह इस दिशा में काम कर रहा है। एक महिला के द्वारा हमारे उप जिलाधिकारी को, जो कमेटी के सदस्य हैं, शिकायत की गई थी कि धर्म परिवर्तन उसका करवाया गया है और विवाह के प्रलोभन के आधार पर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसके साथ ही संबंधित महिला के माता पिता एवं परिवार वालों को भी जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा न करने पर उसकी प्रताड़ना की जा रही थी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें उप जिलाधिकारी के द्वारा जांच की गई। प्रथम दृष्टया महिला के बयान सत्य प्रतीत हो रहे थे, तो ऐसी दशा में आज मेरे द्वारा भी उसके बयानों की तस्दीक की गई है और विभिन्न जो एविडेंस है, जो जांच है, वो आगे गतिमान की जा रही है। निश्चित तौर से उप जिलाधिकारी को इस संदर्भ में शिकायत की गई है और इसमें जांच भी की जा रही है। सक्षम फोरम पे भी उसकी जांच करने के उपरांत उसको अग्रसारित किया जाएगा मामला। इसके साथ ही जो गिरोह इस दिशा में कार्यरत है, जो लोग दबाव या धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने की दशा में या प्रलोभन इत्यादि देकर इस तरीके की गतिविधि में अंजाम दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन की आड़ में अवैधानिक गतिविधि कर रहे हैं, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का इस दिशा में पालन कराया जाए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मंगलवार देर शाम मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे शहर में एक बार फिर ठंड लौट आई। मौसम सुहावना होते ही पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, जबकि किसानों की चिंता बढ़ गई। शाम को घने बादलों के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने ठंडे मौसम और धुंध का जमकर आनंद लिया। वहीं लगातार हो रही ओलावृष्टि से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खड़ी फसलों और सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सुहावने मौसम से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और स्थानीय कारोबारों को लाभ मिलेगा। हालांकि किसानों के लिए ये बदला मौसम राहत के बजाय परेशानी का कारण बनता जा रहा है। तो वहीं देहरादून में सरकारी आवास की बदहाल स्थिति कर्मचारियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। कई कर्मचारी जर्जर और मरम्मत की दरकार वाले मकानों में रहने को मजबूर है। आवासों की छतों से पानी टपकने, दीवारों में सीलन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। कई आवासों में नियमित रखरखाव नहीं होने से भवनों की हालत जर्जर होती जा रही है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिससे रहवासियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आवासों की कमी के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी सरकारी आवास का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उपलब्ध आवासों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कर्मचारियों ने सरकार और संबंधी विभाग से आवासों की मरम्मत, रखरखाव और नई आवासीय योजना पर जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें सुरक्षित और बेहतर रहने का माहौल मिल सके। तो वहीं रुद्रप्रयाग में ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के तहत उपयोग को लेकर जागरूकता संदेश दिए। रैली के माध्यम से लोगों को बिजली और पानी की बचत करने, पर्यावरण प्रदूषण से बचने तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान आमजन से पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और दैनिक जीवन में ऊर्जा बचत के उपाय अपनाने की अपील भी की गई। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो वहीं उत्तराखंड के 79 लाख मतदाताओं के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण का गणना प्रपत्र प्रिंट करा दिया गया है। 79,76,000 से अधिक गणना पत्र सभी जिलों को भेज दिए गए हैं। 8 जून से बीएलओ घर घर पहुंचकर इनका वितरण करेंगे और प्रदेश में 8 जून से 7 जुलाई तक गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाएंगे और भरे हुए प्रपत्र वापस जमा करेंगे। 7 जुलाई को मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन भी किया जाएगा। इस पर दावे और आपत्तियों पर को 14 जुलाई से 13 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। इसके बाद 10 जुलाई से 11 सितंबर के बीच जिन गणना प्रपत्र की जानकारी से निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे और उनका निस्तारण किया जाएगा। 15 सितंबर को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। सभी जिलों को ये गणना प्रपत्र प्रिंट कराकर भेजे जा चुके हैं और गणना प्रपत्र पर मतदाता का वर्तमान नंबर, नाम, पता और मतदान केंद्र संबंधी जानकारी और क्यूआर कोड प्रिंट होगा। इसमें एक कॉलम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची के विशेष विवरण का होगा, जिसमें मतदाता को अपना नाम, 2003 की मतदाता सूची का नंबर संबंधी, नाम संबंधी, जिला, राज्य, विधानसभा की जानकारी देनी होगी। तो वहीं हरिद्वार के भादरा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 32 यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई। बस देहरादून से जयपुर की ओर जा रही थी। आग लगते ही चालक और परिचालक ने तत्काल बस रोक दिया, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस में कुछ विदेशी नागरिक भी सवार थे। घटना के दौरान राहत की बात यह रही कि किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि बस में रखा यात्रियों का सामान आग की चपेटे में आकर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रशासन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है और उनके आगे के सफर की व्यवस्था कराने की प्रक्रिया शुरू की है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। तो वहीं ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद 170वीं कार्यक्रम समिति की बैठक की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। चलिए, भारत माता की। तो उधर से क्यों नहीं बोल रहे हैं साथ में? भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। ऋषिकेश में आयोजित ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के इस सम्मेलन में मंच पर आसीन अभी जिनका आप सभी ने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, शहरी विकास मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में शहरी विकास विभाग के मंत्री भी रहे आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मेयर काउंसिल की अध्यक्ष जो लगातार 2013 से अभी तक इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, और जिनके संयोजन में ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऋषिकेश के मेयर श्री शंभू पासवान जी, महामंत्री संगठन श्री आशुतोष वासणे जी और विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी हमारे महापौरगण, राज्य के महापौरगण, आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ के हमारे सभी
पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सबके आज ये देव नगरी, योग नगरी, मां गंगा के पावन तट पर देवभूमि उत्तराखंड आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे देश भर की शहरी सरकारों के आप सभी कर्णधारों के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, ऐसे अनेक विषयों पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मनन, संवाद आप सबके मध्य किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामंथन से मां गंगा के सानिध्य में जो अमृत निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, सभी अपने अपने शहरों के आप प्रथम नागरिक हैं। आपके कंधों पर उन शहरों को स्वच्छ बनाना, उनको निर्मल बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मलिन बस्तियों को साफ स्वच्छ करना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे। कि आप किस प्रकार का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारे अमृतकाल को किस प्रकार से अमृतमय बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे कार्य जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार धरातल पर उतर रहे हैं, जिनको पहली बार नीति नियमों और कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। आज जहां एक और अमृत योजना के माध्यम से जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा तकनीकी और नागरिक सुविधाओं को एकीकृत कर आधुनिक और
सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना उनका साकार हुआ है, उनको अपना घर मिला है। ये घर उनके लिए केवल चार दीवारी की छत भर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे अपने अपने यहाँ, लेकिन अगर स्वनिधि का कोई कार्यक्रम आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो आज ये देवनगरी ऋषिकेश से, माँ गंगा के तट से, योग नगरी से एक मेरी अपेक्षा आपसे है कि आप अपने अपने जो भी आपका महापौर का जो भी कार्यालय हो, आपका जो कोई हॉल हो, उस हॉल में एक कार्यक्रम जरूर करें, उनको बुलाएं और उनके बच्चों की कोई प्रतियोगिता आयोजित करिए किसी दिन। और सच में आपने बहुत कार्यक्रम किए होंगे, और ये कार्यक्रम आप जब करेंगे तो आपको बहुत आत्मिक प्रसन्नता होगी जब आप उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी बैठा लेंगे। किसी के बच्चे अगर छोटे होंगे तो बच्चे, नहीं तो हमारे विनोद जी बैठे हैं तो उनके नाती पोते भी बैठ सकते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। मैंने भी एक कार्यक्रम किया था अपने मुख्य सेवक सदन में, जो मुख्यमंत्री हमारा सभागार है जिसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तब आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो गरीब रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं, ऐसे सामान्य स्थितियों में रहने वाले लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको